एक एक प्रश्न सबको हल करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन आ रहा है? चलिए पिंकल। मतलब टिक लगाइए। बिना डरे, ये समझिए कि बोर्ड एग्जाम में जैसे देना है, ठीक है, बिना डरे, ठीक है। आपका टाइम खत्म। चलिए आप आइए। अपना अपना प्रश्न याद रखिएगा कि आपने कौन कौन सा सॉल्व किया है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पहले पढ़िएगा, ये याद रहे कि प्रश्न को पहले बड़े ध्यान से पढ़िएगा, जो भी प्रश्न आपको करना है। चलिए नेक्स्ट आप आइए। अभी आप सॉल्व करके बताइएगा। चौथा नंबर, चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको भी सॉल्व करके बताएंगे, देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। डरिए नहीं, एकदम पढ़ के प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करिए। वाह, बहुत तेज से आई है। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट। 10वां प्रश्न। चलिए 10 के 10 प्रश्न हो गए। अब पहले प्रश्न से देखते हैं कितने बच्चों को आ रहा था ये टोटली 10 क्वेश्चन। ऑल टू ऑल सभी लोगों को आ रहा था। नहीं नहीं, देखिए एग्जाम देना है, एग्जाम में तो नकल चलेगा नहीं। अब नकल भूल जाइए, है ना। खुद से अपने मेहनत से पास होना है ना। इसीलिए अभी तैयारी के लिए अभी वक्त है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। ये पूरा प्रश्न जो है अभी भौतिक विज्ञान से ही लिया गया है ना। 10 प्रश्न। इसमें करा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उससे रखना होगा। पहला है दर्पण की वक्रता केंद्र C पर, दर्पण के फोकस बिंदु F पर, C और F के बीच, P और F के बीच। P यानी कि क्या है? ध्रुव। F क्या है? फोकस है, मुख्य फोकस है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण यही है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में मात्र एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है? जब आप देखिए ये हो जाएगा आपका ध्रुव हो जाएगा। इस गोले का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा। और इसके जहां से किरण गुजरती है परावर्तन के पश्चात वो क्या होता है? मुख्य फोकस। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। मतलब ये है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ ही रखते हैं। इसमें 5 स्थिति में तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना। कुल 6 स्थितियां हैं। 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है केवल जब वस्तु को इन दोनों के बीच में कहीं पर रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उससे बड़ा बनता है, ठीक है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। अन्य स्थितियों में कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है ना।
तो प्रश्न यही पूछा था कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा, तो हम एक ही जानते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच में। ये ऑप्शन आपका सही है, इन्होंने सही लगाया। दूसरा, अब इसी का देखिए कैसे प्रश्न को चेंज कर रहा है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव और फोकस के बीच में। वही प्रश्न है ना? लेकिन यहां पर क्या हो गया, चेंज कर दिया है। आभासी सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित का मतलब क्या होगा, बड़ा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो स्थिति कहां होगी, ध्रुव और फोकस के बीच में। सही है। करक किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां होगा। देखिए ये हमने अवतल दर्पण बनाया भी है, और यहां से यहां तक क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया, और कह रहा इससे दुगनी दूरी पर यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो दुगना लेंगे तो कहां आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बड़ा बनता है कि छोटा बनता है कि बराबर होता है, उसी के बराबर होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कहां बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। इसके अलावा आप इसको हल करके भी निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो वो ये जान लें कि फोकस दूरी दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लें। प्रतिबिंब की दूरी से निकालने से आपको पता चल जाएगा। पूछ रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जल जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 4/3 में प्रकाश की चाल होगी। तो इन्होंने लगाया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दिया गया है 4.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.55 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या इन्होंने सही लगाया है? जानते हैं कैसे लगाते हैं इसको? देखिए सवाल है तो सवाल को हम रट्टा मान के नहीं चल सकते हैं, है ना। वहां उसमें चेंज कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए हम जानते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम किससे दिखाते हैं, सी से। ये होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो होता ही होता है, ये आपको याद रखना है, बहुविकल्पी में कभी पूछ भी सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया गया है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किस अक्षर से लिखते हैं, एन से लिखते हैं। एन कितना दिया गया है, 4/3। अब यहां क्या कह रहा है, जल में प्रकाश की चाल। जल क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो माध्यम यानी कि जल में प्रकाश की चाल, ये पूछ रहा है। इन तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अपवर्तनांक होता है n बराबर वायु में अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या है, चूंकि जल है तो जल को किससे लिखते हैं, वाटर को W से। यहां पर क्या बना दीजिए, VW। तो सूत्र ये होता है अपवर्तनांक बराबर वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जब माध्यम में प्रकाश की चाल निकालेंगे तो VW बराबर क्या हो जाएगा, C/N हो जाएगा। सामने देखिए
सी क्या है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे कितना दिया गया है 4/3। ये जो 3 है ये उड़ के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणा 3 10 की घात 8 और नीचे क्या हो जाएगा 4, 3 त्रिक 9 10 की घात 8/4। अब क्या करिए 4 से 9 में भाग कर दीजिए, 4 दूना 8, अब भाग जाएगा नहीं, 4 दूना 8, 2 बचा 0 लगा, 4 पचे 20, कितना आ गया 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। समझ में आया? तो आप ये याद रखेंगे कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, इनमें से सभी। तो क्या होगा सभी। जल कैसा है पारदर्शी, कांच कैसा है, प्लास्टिक कैसा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है, क्या होता है दूरबिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, और निकट बिंदु और दूर बिंदु के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कर रहे हैं, क्या कहते हैं दृष्टि विस्तार कहते हैं। ये भी सही है। करा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? अवतल लेंस। सही है। अगर दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस। चलिए सही है। अगला प्रश्न है, कर जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है? सबसे अधिक विचलन। हाँ, अगर सबसे कम पूछेगा तो लाल रंग। अगर कांच के लिए पूछे अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी। और कम किसका होगा? लाल रंग का। जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो जो रंगों का क्रम होता है उसको याद करने के लिए क्या है? विबग्योर। याद है सबको? याद है? V का मतलब वायलेट, I का मतलब, B का मतलब, G का मतलब, Y का मतलब, O का मतलब, R का मतलब। जो श्वेत प्रकाश होता है, जो एक्चुअली में हम देखते हैं श्वेत प्रकाश, वो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो इन 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इन 7 अलग रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? तो ये भी सही है आपका। करण निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? I² बटा R, V² R, VI R। आप जानते हैं कि आपने पढ़ा था कि पावर होता है W बटा T, जबकि हमने पढ़ा था कि W बराबर क्या होता है? VI T होता है। और जब हम W के जगह पर VI T रखते हैं तो T से T क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। P बराबर क्या होता है? VI। इसलिए ऑप्शन ये सही है। इसके अलावा और क्या दे सकता है? ओम के नियम के द्वारा आपने पढ़ा होगा, इन दोनों को अगर हम चेंज करें, मतलब कि अगर हम V बराबर क्या रखें? IR, तो P बराबर IR इंटू I, तो क्या हो जाएगा? I²R। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि केवल VI देगा,
हो सकता है उसमें आई स्क्वायर आर भी दिया गया हो, ठीक है। अगर हम आई की जगह पर यहाँ आई से मान निकालें तो क्या आ जाएगा, भी अपान आर। तो आई को हटा करके हम भी अपान आर लिखें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा। तो भी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर। तो आर से आर एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो P बराबर क्या बचेगा, भी स्क्वायर अपान आर। तो ये भी पावर का सूत्र है ना। तो हम याद रखेंगे P बराबर भी आई स्क्वायर आर, भी स्क्वायर अपान आर। समझ में आया। इसके अलावा P बराबर W अपान टी। समझ में आया। ये सब याद रहना चाहिए। हो सकता है कि ये ना दो उसकी जगह पर दूसरा दे दे, ठीक। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम, यही है समांतर क्रम। ये हो गया R1, ये हो गया R2। इसका तुल्य प्रतिरोध बताना, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। आप ये बताइए समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा। इसका तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि माना इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। तो हम जानते हैं कि 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। 1/R रहने दीजिए। यहां से आप R1 इंटू R2 क्या करिए, एलसीएम हो जाएगा। अब यहां से इसमें गुणा कर दीजिए R2, इससे इसमें गुणा कर दीजिए R1, ठीक है। तो R2 प्लस R1 का मतलब ये है, R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 भी तो लिखा जा सकता है। तो एक तो यहाँ ये भी दिया गया है कि R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2, ठीक है। तो इसको देख करके ये मत समझिएगा कि वही है, क्योंकि इसको हम लास्ट में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो उल्टा करेंगे तो R1 इंटू R2 अपान क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये इसका कुल प्रतिरोध होगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी सही है, यानी आप 10 लोगों के द्वारा लगाया गया ये 10 क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो एक बार आप सबके लिए